तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गांधी युग के बारे में बताऊंगा, जिसका मतलब है गांधी जी के जीवन से जुड़े सभी तथ्य और बातें, जिनसे जुड़े प्रश्न और ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। यहां मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको गांधी जी के जन्म, उनके सभी आंदोलन और उन आंदोलनों से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि के बारे में बताऊं, जिससे कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले कुछ कॉमन बातें जान लो। सबसे पहले बात करें गांधी जी के जन्म के बारे में, तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर में, जो कि गुजरात की एक जगह है। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है। और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। मैं आपको बता दूं कि जब उनका विवाह कस्तूरबा जी से हुआ था, तब उनकी उम्र 13 वर्ष थी और कस्तूरबा गांधी की उम्र भी 13 वर्ष थी। ये वो वक्त था जब गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा चल रही थी। अब अगर शिक्षा की बात हो रही है, तो उनकी जो मुख्य शिक्षा थी वो बैरिस्टरी थी। देखिए, यहाँ पे भारत में जिसको वकालत कहा जाता है, इंग्लैंड में उसे ही बैरिस्टरी कहा जाता है। तो 1889 से 1891 के बीच में उन्होंने बैरिस्टरी पढ़ी इंग्लैंड के अंदर, और 1891 में उन्होंने भारत वापसी की। अब साल 1893 में उन्हें एक व्यापारी मिला, जो कि था तो भारतीय मूल का, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करता था, जिसका नाम था अब्दुल्ला। उसके साथ वो दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? 1893 में गए। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तो वहां उन्हें यह एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ पे लोगों को रंग के आधार पर बांट रखा है। मतलब यहाँ रंग भेद की नीति चलती है। इस चीज का शिकार खुद गांधी जी भी हुए थे। वो कैसे? तो देखो, 1893 में गांधी जी को साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन है, वहां पे एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर वो फर्स्ट क्लास के अंदर बैठे हुए थे, एक ट्रेन के अंदर। तो वहां आके टीटी ने उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक थे, या यूँ कह लो कि ब्राउन थे, क्योंकि आपको पता है वो इंडियन थे। तो ऐसे में उन्हें वो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन मानते थे। तो ऐसे में उन्हें ट्रेन के डब्बे से निकाल के ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इस घटना को दक्षिण अफ्रीका के रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना गांधी जी के दिल में घर कर गई, और इसी को आधार बनाकर गांधी जी ने वहां रंगभेद के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। कब किया? 22 अगस्त 1894, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करके। गांधी जी ने नटाल सोसाइटी के अंदर इस नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी ताकि यहाँ पर इंडियंस को जमा किया जा सके, और उन लोगों को जमा किया जा सके जो ब्रिटिशर्स से तंग हैं ऑलरेडी, ताकि इसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। अब आते हैं साल 1903 पे, यानी कि जंप कर जाते हैं। साल 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार जो था, वो गांधी जी ने निकाला था। क्यों निकाला था? ताकि उनके जो विचार हैं, या फिर लोगों के जो विचार हैं, वो एक दूसरे तक पहुंच सके। इंडियन ओपिनियन अखबार के बारे में कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि कब निकाला गया था, तो 1903। एक प्रश्न और बनता है कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो आपको लिखना है मनसुख लाल नजर। और इस अखबार का पहला इशू कब आया था? 6 जून 1903। ये डेट्स आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। इसके बाद अगले ही साल 1904 में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में, जिसको फिनिक्स फार्म के नाम से जाना जाता है। ये जो आश्रम है, ये भी उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लोग प्रताड़ित थे। इस आश्रम को बनाने के लिए डरबन से 13 मील की दूरी पर एक जमीन खरीदी गई, जिसको खरीदने में वहां के सभी भारतीयों ने अपना सहयोग किया था, और उसी जमीन पर फिनिक्स फार्म बना था। अब इसके बाद आता है साल 1906, जहां पे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अभियान शुरू किया। अब देखो, इसको लेके सवाल उठता है कि भारत का पहला सत्याग्रह अभियान और गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह अभियान दोनों कब कब हुए, इसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको लिखना है कि साल 1906 में गांधी जी ने जोहानसबर्ग में एशियाई लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह अभियान शुरू किया। उन्होंने कई सारी सामूहिक बैठकें की और भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती देने के लिए सविनय अवज्ञा को प्रोत्साहित किया। कहने का मतलब यह है कि इन कानूनों की अवज्ञा करो सब लोग मिलके, तो इसी को सविनय अवज्ञा कहते हैं। इसी क्रम में 1909 में गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। ये गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। यह गांधी जी ने तब लिखी थी जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका का सफ़र कर रहे थे पानी के जहाज़ से। तो इस दौरान उन्होंने बैठ के एक लघु पुस्तिका लिखी थी, जिसको हम कहते हैं हिंद स्वराज। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि गांधी जी जो थे, वो लियो टॉल्स्टॉय के लेखों से काफ़ी प्रभावित थे। वो टॉल्स्टॉय से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने जोहानसबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम तक की स्थापना कर दी थी। हालांकि अगर आप लियो टॉल्स्टॉय के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो एक बहुत ही ग्रेट राइटर थे। बहुत बार उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं भारत में गांधी युग की शुरुआत के बारे में। यानी कि ये चीज़ तो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, तो भारत में क्या हुआ था? तो देखो, 9 जनवरी 1915
गांधी जी की भारत वापसी हुई। पहले कब हुई थी? 1891 में हुई थी। अब इस बार 1915 में हुई थी। देखिए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ की राजनीति को समझने के लिए उन्होंने अपना एक राजनीतिक गुरु बनाया, जो थे गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब उनके सानिध्य में उन्होंने सीखा कि भारत में राजनीति किस तरीके से चल रही है। अब चूंकि वो दक्षिण अफ्रीका में बड़े बड़े आंदोलन करके आए थे और उसमें उन्हें सफलता भी मिली थी, तो यहाँ के लोगों को भी उनसे थोड़ी उम्मीद तो थी। अब देखिए, जब वो भारत आए थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहले विश्व युद्ध का समय चल रहा था। तो शुरुआत में गांधी जी ने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की थोड़ी मदद की थी। उन्होंने यहाँ के जो भारतीय लोग हैं उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ी सेना में जाके शामिल हो जाओ, मतलब अंग्रेज़ों की मदद करो। तो ऐसे में उन्हें सार्जेंट के नाम से भी जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो थे भर्ती करवाते थे लोगों की अंग्रेजी सेना के अंदर, तो उन्हें सार्जेंट नाम मिल गया था। इसके बाद साल 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आपको पता है ये बहुत ही फेमस आश्रम है, क्योंकि यहीं से दांडी मार्च की भी शुरुआत हुई थी। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो उन्होंने इसको स्थापित किया। अब देखो, ये जो वक्त था साल 1914 से 16, इस वक्त में बिहार में एक जिला था चंपारण, जहाँ के किसानों पर ब्रिटिशर्स ने बहुत ही कठोर कानून लगा रखे थे। उसमें से भी एक बहुत ही कठोर प्रथा थी जिसको हम कहते हैं 3 कठिया प्रथा। अब ये जो प्रथा थी, इसमें क्या होता था कि जैसे कोई किसान है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं। तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि 20 कट्ठों में से 3 कट्ठे ऐसे होने चाहिए जहाँ पे नील की खेती ही होगी, वो भी ऐसी ज़मीन पे होगी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि 20 कट्ठे में से कोई ऐसी ज़मीन ढूंढो जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और उस पर नील की खेती करो जो कि हमें दो। ठीक है? तो ऐसे में अगर किसी किसान के पास 5 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 15 कट्ठे पर उसे नील की खेती करनी पड़ेगी। अब इस खेती का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि नील की खेती से ज़मीन का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में अल्टीमेटली किसानों की ज़मीन किसी लायक बचती नहीं। तो ऐसे में इसके खिलाफ एक नेता वहाँ खड़े हुए जिनका नाम था, साल 1917 में गए गांधी जी के पास और वहां जाके गांधी जी को उन्होंने निमंत्रण दिया कि आओ और यहाँ के किसानों की समस्याओं को देखो। गांधी जी जब 1917 में चंपारण पहुंचे और वहां की स्थिति देखी तो वो एक तरीके से दंग रह गए और उन्होंने ये फैसला किया कि वो भारत में अपना पहला सत्याग्रह यहीं से शुरू करेंगे। तो भारत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है वो कब शुरू हुआ? साल 1917। कहाँ शुरू हुआ? बिहार के चंपारण में। उनके इस आंदोलन की वजह से आगे चल के ये जो 3 कटिया प्रथा है ये समाप्त हो गई और 25% तक कर की माफ़ी हो गई। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इस जीत ने गांधी जी का डंका बजा दिया पूरे के पूरे देश के अंदर। ये जीत इतनी बड़ी थी कि इस जीत के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। इसी के चलते साल 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ बहुत जुल्म हो रहा था, तो उनके लिए भी आंदोलन किया महात्मा गांधी जी ने। और इस बार उन्होंने इस्तेमाल किया अपने सबसे फेमस हथियार को, जिसको हम कहते हैं भूख हड़ताल। ये पहली बार था कि गांधी जी भूख हड़ताल का इस्तेमाल कर रहे थे और इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। इसी क्रम में इसी साल 1918 में खेड़ा आंदोलन में भी गांधी जी ने भाग लिया था। ये जो आंदोलन था इसमें उनके साथी थे वल्लभ भाई पटेल। यह आंदोलन हो इसलिए रहा था क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी लगान वसूलने की जो प्रथा थी वो जारी थी। तो ऐसे में इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ कि फसल तो नष्ट हो गई है, अब कर कहाँ से लाके देंगे तुम। तो ये वो प्रथम आंदोलन थे जिसमें चंपारण था, इसके अलावा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था और इसके बाद खेड़ा आंदोलन था, जिनमें गांधी जी ने भाग लिया और अपने प्रयोग किए। इसके बाद आया साल 1919। अब इस चीज़ को याद रखिए कि कहीं ना कहीं जो प्रथम विश्व युद्ध है वो समाप्ति की ओर जा रहा है। तो साल 1919 में एक एक्ट लागू हुआ जिसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। अब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों को लगा कि अंग्रेज सरकार भारतीयों के लिए कुछ लेके आएगी, क्योंकि भारतीयों ने उनकी तरफ से युद्ध लड़ा था। लेकिन रॉलेट एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा वो खिलाफ और था। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे लोग पंजाब के जलियांवाला बाग के अंदर जमा हुए थे। लेकिन आपको पता है कि इसके बाद जनरल डायर ने जलियांवाला कांड कर दिया था, मतलब कई लोग इसके अंदर मरे थे। अब इस कांड के होने के बाद जब भारत के अंदर जितने भी लोग थे उनके अंदर एक ही चीज़ चल रही थी कि अंग्रेज़ों ने हमारा इस्तेमाल तो किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, लेकिन हमें कुछ दिया नहीं बदले में। और ऐसी स्थिति में लोग एक बड़ा आंदोलन चाहते थे उनके खिलाफ। तो ऐसे में ही 1919 में आया खिलाफत आंदोलन। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तुर्की के जो खलीफा थे उनके साथ अंग्रेज़ दुर्व्यवहार कर रहे थे और भारत में जो मुसलमान थे वो इसके खिलाफ थे, और इसी के चलते उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने किया।
क्यों किया? क्योंकि वो ये चाहते थे कि देश के जो मुसलमान हैं वो भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन जाए। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा कि खिलाफत आंदोलन के चलते हुए, जो कि 1919 में शुरू हुआ था, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। मतलब इसी आंदोलन में एक और आंदोलन निकल के आया। अब ये जो असहयोग आंदोलन था, इसका प्रस्ताव अगस्त 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने रखा था, लेकिन वहां वो पारित नहीं हो पाया था। लेकिन नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में ये प्रस्ताव पारित हो गया और ये जो आंदोलन है पूरे देश में लागू हो गया, जिसका पार्ट सब लोग बने, हिंदू भी, मुसलमान भी और बाकी लोग भी। लेकिन असहयोग आंदोलन को बड़े बड़े नेता बचकाना मानते थे। मतलब शुरुआत में वो उसको बचकाना मान रहे थे कि इससे होगा क्या। जैसे कि जो एनी बेसेंट थी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। एनी बेसेंट ने शुरुआत में इस असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कार्य कहा था। उनका मानना यह था कि अंग्रेजी चीजों के बहिष्कार से होगा क्या, ठीक है। लेकिन गांधी जी अपने आंदोलन में लगे हुए थे। यह आंदोलन समय के साथ साथ अंग्रेजों पर बुरी तरह प्रभाव डालने लगा। वो ऐसे कि लोगों ने उनका सामान यूज करना बंद कर दिया, तो इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में ताले लगना शुरू हुए। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसे दबाने का भरसक प्रयास शुरू किया कि कैसे भी करके इस आंदोलन को दबाया जा सके, लेकिन वो दबा नहीं पाए। लेकिन इसके बाद आई 5 फरवरी 1922 की तारीख, जो कि बहुत ही मनहूस थी, क्योंकि गोरखपुर के चोरा चोरी में एक कांड हो गया। हुआ ये था कि आंदोलनकारियों की एक भीड़ थी जिन्होंने एक थाने में आग लगा दी, और उस थाने में एक थानेदार था और 21 सिपाही थे, जो कि सबके सब जिंदा जल के मर गए। अब चूंकि ये आंदोलन एक हिंसात्मक आंदोलन बन गया था, तो गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को यह आंदोलन खत्म कर दिया, वापस ले लिया। मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन को वापस लेने की वजह से बड़े बड़े नेता जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने गांधी जी की बहुत आलोचना की, क्योंकि वो ये बात मानते थे कि यह आंदोलन अगर थोड़ा और चलता ना, तो अंग्रेज़ों की कमर टूट जाती और बहुत पहले ही अंग्रेज यहाँ से चले जाते। इस आंदोलन को वापस लेने के बाद एक बड़े नेता थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर मार्च 2023 के अंदर एक नई पार्टी बनाई, जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये पार्टी इलाहाबाद के अंदर बनी थी। वे लोग विधान परिषद के चुनाव जीतकर सरकार में आना चाहते थे और अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। देखो, भारतीयों को उस समय पे क्या हुआ था कि प्रांतीय चुनाव लड़ने की जो आज़ादी थी वो मिली थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद की पार्टी बनाई जाए और खुद सरकार में आया जाए। अब इसमें हुआ ये था कि गांधी जी और चित्तरंजन दास दोनों के जो विचार थे वो आपस में मिल नहीं रहे थे। इस आंदोलन को वापस लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा दोनों के अंदर दूरियां आ गई थी। लेकिन साल 1924 के अंदर एक समझौता हुआ, जिसको गांधी दास समझौता के रूप में जाना जाता है, जहां पे इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाया गया ताकि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर ना पड़ जाए। अब असहयोग आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन आया वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि साल 1930, 31 और 32, 34 के अंदर आया। देखो, साल 1930 में भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। इस दौरान गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी, जिसको 11 सूत्रीय मांगे भी कहा जाता है। ये मांगे क्या थी? ये बड़ी खतरनाक मांगे थी। क्या थी? एक तो थी पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध, यानी कि मदिरा पे पूर्ण रूप से निषेध होना चाहिए। विनिमय की दर घटाई जाए, भूमि लगान आधा किया जाए, नमक कर को खत्म किया जाए, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी की जाए, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों के जो वेतन हैं उसको आधा कर दिया जाए, विदेशी वस्त्र जो बाहर से मंगाए जाते हैं जिनका आयात होता है उस पर रोक लगाई जाए, भारतीय समुद्री तट जो होते हैं वो सिर्फ भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें, मतलब वहाँ पे सिर्फ भारतीय जहाज़ आएंगे, पानी के जहाज़। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए और उन पे जितने भी राजनीतिक मामले चल रहे हैं उनको वापस ले लिया जाए। गुप्तचर पुलिस को हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रखा जाए, और आखिर में आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। अब आप सोच के देखिए, जो 11 मांगे थी, क्या ये अंग्रेजी सरकार के लिए किसी भी तरीके से पॉसिबल थी? लेकिन चूंकि गांधी जी एक बैरिस्टर थे, एक वकील आदमी थे, तो वो जानते थे कि इन 11 मांगों को पूरा होने का मतलब होता है आज़ादी। अब अंग्रेज सरकार सीधे सीधे तो इन चीज़ों को मानने वाली नहीं थी, तो इरविन ने क्या है कि गांधी जी की इन 11 मांगों पर ध्यान नहीं दिया। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा आरंभ की। उन्होंने नमक कर को तोड़ने के लिए इस यात्रा का आरंभ किया था, और इसी के साथ प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का। देखिए, 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ वो निकले थे, जहां उन्होंने 241 मील की यात्रा तय करनी थी, और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी तट पर पहुंचे, जहां पर उनके जो सहयोगी पहले 78 थे
वो अब लाखों की तादाद में हो गए थे। 6 अप्रैल 1930 में वहां उन्होंने नमक बनाया और इस कानून को तोड़ दिया। इस आंदोलन की सबसे खास बात ये थी कि इसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो सर्वाधिक थी। याद रखिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी के कौन से आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी, तो आप दांडी यात्रा ही लिखेंगे। ठीक है, तो 1930 के दौरान ये हुआ। अब क्या है कि अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो फाइनली 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। मतलब ये जो पैक्ट माना जाता है गांधी इरविन पैक्ट, ये 5 मार्च 1931 को हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है ध्यान देने वाली। जब ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में, तो इस दौरान इंग्लैंड के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। याद रखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक 1930 में हुआ था, एक 1931 में हुआ था और एक 1932 में हुआ था। अब 1930 में तो ये आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी वहाँ गए नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। लेकिन 1931 में गांधी जी वहाँ ज़रूर गए थे और 1932 में भी कोई नहीं गया। मतलब सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन था जिसमें शामिल हुई थी कांग्रेस, और वो है 1931। लेकिन यह खास बात यह है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर अंबेडकर जी जरूर शामिल थे। वो दलितों के पक्ष में आए थे, तो उन्होंने तीनों सम्मेलनों के अंदर दलितों को रिप्रेजेंट किया था वहां जाके। अच्छा, यहाँ पे जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था साल 1932, यहाँ पर एक बात सामने आई थी, मतलब एक बात रखी गई थी कि दलितों के लिए 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा होनी चाहिए। अब इस बात का मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि दलितों को सिर्फ दलितों द्वारा ही चुना जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि समाज के अंदर दूरियां ही पैदा होंगी कि दलित सिर्फ दलितों को चुनेंगे या फिर कोई और कास्ट किसी और कास्ट को चुनेगी। तो ऐसी स्थिति में जो समाज है, खासकर हिंदू समाज जो है, वो कमज़ोर हो जाएगा। और इस बात को गांधी जी समझ गए थे, और इस चीज़ के विरोध में गांधी जी ने दोबारा भूख हड़ताल शुरू कर दी थी कि आप भले ही आरक्षित सीटों को बढ़ा दीजिए, लेकिन आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं रख सकते, क्योंकि यह समाज को तोड़ने वाली बात हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक बैठक हुई, जिसको पूना पैक्ट समझौता भी कहा जाता है। इस बैठक के दौरान आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई, जो कि पहले 71 थी, बढ़ा करके उसे 147 कर दिया गया। गांधी जी के जीवन का जो आखिरी आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में था। देखो, ये जो वक्त था ना, इस वक्त के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों के लिए ये युद्ध बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि भारतीयों ने इस युद्ध को लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने इनके लिए लड़ाई की थी, लेकिन हमें मिला क्या, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला कांड। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग दोबारा इनके लिए लड़ेंगे नहीं। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसे बड़े जोरों शोरों से बढ़ाया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने एक ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया था, जिसके अंतर्गत गांधी जी और उनके साथियों को गिरफ्तार करना था। ऑपरेशन 0 आवर के बारे में आप लोग याद रखना। और इसी के साथ साल 1947 आया और भारत 2 देशों के अंदर बट गया। तो ये सारे जो आंदोलन थे वो मुख्यतः हमें गांधी युग के अंदर देखने को मिलते हैं। गांधी युग जो है वो 1917 से शुरू होता है भारत के अंदर और 1947 तक चलता है। और इसके बाद अगर मृत्यु की बात है तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो दोस्तों, ये हो जाता है गांधी युग। अब दोस्तों, मेरा जो मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि आपको गांधी जी से जुड़े हुए सारे आंदोलनों के बारे में बताया जाए। वो इसलिए क्योंकि इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। अब मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को कवर कर दिया जाए। याद रखिए कि ये जो वीडियो है वो गांधी जी पे कोई बायोग्राफी नहीं है, क्योंकि गांधी जी के बारे में अगर अलग से बताना हो तो फिर वो अलग से वीडियो बन सकती है उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसमें किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न आपको आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।